हेलो एंड वेलकम टू वाइश आईएएस। माय नेम इज़ इशी एंड इस वीडियो से हम एक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पहले तो हम ये कनेक्ट करवा दें क्योंकि बिकॉज टाइम लाइन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, बोरियत वाली फीलिंग आ रही होगी, बट टाइम लाइन इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम लोगों ने स्टोन एज ख़त्म किया जो कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से शुरुआत हुआ था। उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा। और आप मुझे ज़रा बताओ कि स्टोन एज के कितने पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है? कमेंट में बता दो। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद वैदिक पीरियड, फिर लेटर वैदिक पीरियड, उसके कंटेम्प्रेरी में मेगालिथ पीरियड, एंड देन हमारा जनपद एंड महाजनपद। फिर उसके बाद में न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ में हमने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को देखा था। उसके बाद में मॉडर्न एम्पायर, उसके बाद फिर से मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो उस टाइम पीरियड पे कितने फॉरेन इन्वेजन्स हुए एंड डिक्लाइन के टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, हम लोगों ने ये देख लिया था। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम उसी का आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। सो इसमें भक्ति मूवमेंट हम देखेंगे, सिल्क रूट देखेंगे, पिलग्रिम्स देखेंगे, एंड कुछ जो ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, वो ट्रेड कैसे किया करते थे हम लोग वो जानेंगे। एंड थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चोलास, चेरास एंड पांड्यास के बारे में भी जानेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ही लोगों का बेनिफिट होगा, तो देर मत कीजिए, एक कॉन्टैक्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है, तो जल्दी से जल्दी उनको मैसेज कीजिए। ओके, सो मैंने बताया था पिछले वाले चैप्टर में कि ट्रेड कितना हो रहा था, ठीक है? अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था। एंड मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी स्टेट अगर बनता है तो वो आपके इकोनॉमी पे डिपेंड होता है। सो इकोनॉमी अच्छी खासी थी पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में। उसके बाद में आप इधर भी देखो ट्रेड हो रहा था, कहाँ से हो रहा था। अच्छा, पहले के टाइम पे क्या था ना कि हम लोगों का डेवलपमेंट भी काफ़ी हो चुका था पॉटरीज़ वगैरह का। तो अगर आप पॉटरीज़ इधर कहीं बना रहे हो ना, और अगर वो इधर मिली या फिर इधर मिली है एविडेंसेस के रूप में, तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि इंडिया तो जो था, मीन्स इंडिया तो अभी भी हमेशा रहेगा, बट एट दैट टाइम का जो इंडिया था ना, वो इन सारे पर्टिकुलर एरिया के साथ में ट्रेड किया करता था, ठीक है? तो आपको ये जानना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। सो व्हाट वी विल सी हियर कि गोल्ड, स्पीसीज, पेपर। अच्छा, पेपर इन लोग का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था। आप देखोगे ना कि जब ब्रिटिशर्स आएंगे उनको भी स्पाइसेस में पता नहीं क्या इंटरेस्ट आएगा। खैर, यहाँ पे एंशिएंट की बात हो रही है, तो इतने इन सब की ट्रेड हुआ करती थी। और इसको रोमन एम्पायर में काफ़ी वैल्यू किया जाता था। एंड सबको पता लगा ना कि ये तो खैर इंडिया में ही मिलता है, तो हमको एशियन वाले रूट के साथ में ट्रेड करना है। वेट, मैं मैप में दिखाती हूँ, ठीक है? वेट, अच्छा, आप जानोगे ना कि जब हम लोग सी एज लाइक कि हम लोग वेट अ मिनट, हम लोग मान लेते हैं ना कि पेपर वगैरह कुछ सेल कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ भी सेल कर रहे हैं, कुछ किसी भी चीज़ का हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो जो ये रोमन एम्पायर वाले आते थे ना, ये हम बदले में हम लोग को सोने के सिक्के दे के जाते थे। हो सकता है उनके कंट्री जो उनकी जो कंट्री थी उस टाइम पे वहाँ पे गोल्ड गोल्ड वगैरह ही चलता हो, तो वो लोग वही दे के जाते थे। तो सोचो इंडिया का कितना बेनिफिट है। एंड एट दैट टाइम आप अगर यहाँ पे इंडिया में $1 चलाओगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स अराउंड 60 to 65 या फिर 70 ऐसे कुछ करके होता है। वो टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। और आप वही डॉलर लेके चले जाओ अमेरिका में, $1 में कितना ही होगा, आई थिंक वहाँ पे एक ही होता है। ओके, वो एक अलग बात है। सो यहाँ पे ना गोल्ड कॉइन्स की एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा था, तो इंडिया काफ़ी उसको इंडिया को बेनिफिट मिल रहा था। ओके, नाउ यू विल सी, मैं मैप में दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, नाउ सी, ये वाला जो है ना, ये वाला है हमारा रोमन एम्पायर। आप ज़रा समझो, ये इधर दिख रहा है ना रोमन एम्पायर, इधर लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये जो था ना, ये वाया रूट भी ये लोग चाहते थे लोग कि हमको इंडिया के साथ, नॉट ओनली इंडिया, ये जो एशिया वाला रीजन है ना इधर, वो इन लोग को एशिया के साथ ही ट्रेड करना था। मतलब इधर से होकर के इतने एरिया के साथ में इन लोग को ट्रेड करना है। तो इन लोग का ये था, इन लोग का फिर ये लोग वाया लैंड भी जाया करते थे, ठीक है? एंड ये लोग इधर से भी जाते थे, ठीक है? यहाँ से गए, इधर अरिका मेडू पे पहुँच गए यहाँ पे। और मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि अरिका मेडू का इंपॉर्टेंस क्या है। और आप देखोगे कि जो अरिका मेडू है ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको लोग कहते हैं पोडुका, ठीक है? ये इधर लिखा, आपके एनसीईआरटी के छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है। तो सोचो, अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जब ये लोग इन लोग को सी के थ्रू आना होता था ना, तो इधर कोई स्विस कैनाल तब डेवलप नहीं हुई थी, जो अब अभी डेवलप हुई ना स्विस कैनाल, वो एट दैट टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी। तो इन लोगों को काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। नॉट कोई भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तब ये लोग सी के थ्रू भी आया करते थे लोग इधर एशिया वाले रीजन में ट्रेड करने के लिए। ओके, एंड यू विल सी कि ये लोग इधर से, हाँ, लैंड से तो कर ही रहे हैं ये लोग। तो ये लोग पता कैसे करते थे, ये जो विंड्स होती हैं ना, विंड्स, ये मैं बताती हूँ, वेट।
थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। ओके, तो ये वाला जो एरिया था ना, ये सी वाला, ये तो थोड़ा मैंने लैंड में मार्क कर दिया है। एक सेकेंड मैं क्लियरली बता देती हूँ, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया था, इधर स्विस कनाल डेवलप था नहीं, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी। इनको इधर आते थे, अरिका मेडू पोर्ट पे उतरते थे। इन लोग को डायरेक्शन का पता कैसे चलता था कि आप देखोगे जो ये वेस्टर्न विंड होती है ना, जो ऐसे थोड़ा सा ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो इससे इन लोग को होता था, आप पहले देखोगे कि जो इन लोग का बोट था वो कुछ इस टाइप का हुआ करता था। एंड बराबर, मेरी ड्राइंग बुरी है यार। फिर इधर एक क्लोथ लगा करता था। तो जब ये हवा बहती थी ना, जिसको हम लोग साउथ वेस्ट विंड के भी नाम से जानते हैं, तो जब ये विंड चलती थी ना, तो ये जो कपड़ा लगा होता था इसका, वो उड़ता था। उड़ नहीं जाता था, मतलब कहने का मतलब है कि वो होता है ना कि हवा की वजह से मूवमेंट्स होती है हर एक चीज़ में। तो ये लोग इसके थ्रू ना, ये लोग डायरेक्शन समझ जाते थे। तो दैट इज़ वाई जो हमारा ये वाला जो विंड है, आई थिंक मैंने कोई और विंड बोला क्या इधर, नो, उसको मानसून विंड कहा जाता था। जो कि जैसे मैंने एरो बनाया ना, वो ऐसे बहती थी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखोगे ना कि जो साउथ वेस्ट वाली मानसून विंड थी ना, इसको हम लोग ट्रेड विंड के भी नाम से जानते हैं। इफ़ आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो उसको ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको लैंड से आना ना, तो फिर ये सिंपल है। अगर आपके पास एक नॉर्मल सी भी यू कैन से आर्मी वगैरह है, तो आप आ सकते हो। बिकॉज थी रोड, चाहे लैंड वाला हो या फिर ये सी कोस्ट वाला हो, लुटेरे हर जगह होते थे, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए कि थ्रू लैंड के थ्रू आना है, तो आप अगर इधर मान लो किसी कोई डाकू लुटेरा मिल गया, आप लड़ाई वड़ाई करके आ जाओगे। बट अगर आपको सी के थ्रू आना है ना, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो खैर उस टाइम पर उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बट स्टिल इन लोगों ने वो कर ही लिया। सो आगे चलते हैं। वेट अ मिनट, यस। उसके बाद में आप देखोगे कि मैंने अभी बताया कि ये जो ट्रेड विथ रोमन गोल्ड कॉइन्स में, ये लोग गोल्ड कॉइन के साथ ट्रेड किया करते थे लोग। सी रूट को इन लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर किया। आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे, ओके। और फिर उसके बाद में ये लोग सी एंड बाई लैंड, मैंने अभी बताया कि लोग किस तरीके से वो किया करते थे, ट्रेड। आ जाते हैं अभी न्यू किंगडम अलॉन्ग कोस्ट, अलॉन्ग विथ कोस्ट। आप देखोगे जो सदर्न हाफ है ना, सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, या फिर आप कह लो कि जो हमारा साउथर्न मोस्ट वाला एरिया है ना, उधर काफ़ी हिल्स, प्लेटूज वगैरह, रिवर वैली वगैरह है। जिसमें से कावेरी वाला जो रिवर है ना, वो काफ़ी फर्टाइल है। यू कैन सी हियर, हियर इट इज़। ये है सदर्न वाला एरिया, ठीक है। एंड आप देखो कि इसमें कावेरी वाला जो रीजन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। तो जो जो रिवर वैलीज हुआ करती थी, उनको पावरफुल शेफ़, चीफ्स, यू कैन से, नॉट शेफ़, मैं वो खाना बनाने वाले शेफ़ की बात नहीं हो रही है इधर। चीफ्स और जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे, वो लोग कंट्रोल किया करते थे। एंड वो लोग, एक होता है ना बीच में इंटरमीडिएटरीज का काम कर रहे हैं, बीच में मीडिएटर बन के खड़े हुए हैं। उधर से आएंगे तो उनको लूटेंगे, उधर से आएंगे तो उनको लूटेंगे, फिर बोलेंगे आप इधर से क्रॉस कर सकते हो। तो इस तरीके से ना, ये लोग करप्ट थे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करते करते ये लोग काफ़ी रिच और पावरफुल हो गए थे। मैंने बताया था कि संगम एज के बारे में भी यहाँ पे जानने को मिलेगा। सो जो संगम पोयम है ना, मैंने बताया था कि तमिल वाले रीजन में जब चोला चेरा एंड पांड्याज आए थे, तो संगम पोयम, संगम जो पोइट्स थे, उनके पोएम्स मीन्स पोएम्स में उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है जिसको वो लोग मूवेंडर कहते हैं। मूवेंडर मतलब होता है 3 चीफ्स। अब ये जो चीफ्स जो थे ना, जो रिवर वैलीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, मैं उसी चीफ्स के बारे में बता रही हूँ। ये 3 यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है उनके संगम पोएम में, जिसको वो लोग मूवेंडर कहते हैं लोग। इसका मतलब होता है 3 चीफ्स। ये जो 3 चीफ्स हुआ करते थे ना, ये 3 रूलिंग फैमिली से हुआ करते थे, चेरास, चोलास एंड पांड्यास, ओके। और ये जो तीनों थे, वो आप देखोगे कि साउथ इंडिया में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा ये लोग पावरफुल थे। अब ये जो तीनों चीफ्स हुआ करते थे ना, इनके 2 इंपॉर्टेंट पावर्स सेंटर हुआ करते थे, पावर सेंटर। एक था इनलैंड, सेकेंड था एक सेकेंड, एक था इनलैंड एंड सेकेंड था कहाँ गए, यस, वन वॉज इनलैंड एंड सेकेंड ऑन द कोस्ट। मतलब एक तो रोड के थ्रू इधर कोस्ट वोस्ट के पास में, और इधर एक जात जो था उनका इनलैंड में था। एंड इन तीनों के पास अगर 2 इंपॉर्टेंट पावर सेंटर हैं, तो 2 तो 4 तो 6 हुए ना। तो इन टोटल हो गई 6, मतलब 6 सिटीज़ हो गई ना। 2 पावर सेंटर चोलास के पास, 2 चेरास के पास एंड 2 पांड्यास के पास में, तो टोटल हुए 6। एंड 2 और भी इम्पॉर्टेंट प्लेस हुआ करते थे, यू विल सी, 2 और इम्पॉर्टेंट प्लेस हुआ करते थे जिनको लोग पुहार या फिर कावेरी पट्टनम कहते थे। अब ये तो पुहार और मतलब एक ही नाम है। अगर कहीं पे भी पट्टनम दिखे ना, तो पट्टनम का मतलब होता है पोर्ट, एक सिनोनिम वर्ड है पोर्ट का, वो है पट्टनम, ठीक है। तो सी
एक तो एक अलग से इंपॉर्टेंट था पुहार, जिसको वो लोग कावेरी पट्टनम भी कहा करते थे। अब ये कावेरी पट्टनम क्या था, या फिर जो पुहार है वो क्या था, वो चोलास का पोर्ट था। तो अगर कभी प्री में क्वेश्चन आए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि चोलास का कोई पोर्ट वगैरह एन ऑप्शन दिया हो, तो येस दीज वर द पोर्ट्स ऑफ, दिस इज़ द पोर्ट्स ऑफ चोलास यू कैन से। और जो मदुरई सेकेंड वन वाज, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज मदुरई, वो पांड्यास की कैपिटल हुआ करती थी। एंड यू विल सी, जो ये चीफ्स थे ना, वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टेड ऑफ दैट वो लोग गिफ्ट की डिमांड किया करते थे, वो लोग गिफ्ट ही लिया करते थे लोगों से। एंड कुछ गिफ्ट वो खुद भी रखते थे, एंड जो कुछ बचते थे वो लोगों में बांटते थे, अपने फैमिली मेम्बर्स में, जो उनके जो पोइट्स थे उनके कोर्ट में, उनमें ये लोग बांट दिया करते थे, ठीक है। और आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब सतवाहना डायनेस्टी आएगी ना रूल पे, यू विल सी, वेट, हाँ, तो सातवाहन डायनेस्टी आई रूल में अराउंड 200 ईयर्स लेटर, मतलब जब ये सब चल रहा था, मीन्स सोलास चिरानस एंड पांड्यास के 200 साल बाद में सातवाहन डायनेस्टी आई। वो जो वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल हो गई, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। एंड इनका जो नाम था वो उनके मम्मी के नाम पे पड़ा था, इनकी मम्मी का नाम था गौतमी वाला श्री। एंड जो इनकी मम्मी थी, उन्होंने एक, यू कैन से, एक इन्होंने वो लिखा था, इन्होंने कुछ ऐसा एक बुक करके लिखा था, काइंड ऑफ कंपाइलेशन इट इज़, ऐसा जाना जाता है। एंड उन्होंने उसमें अपने बेटे के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। एंड उसमें से ही हमको पता चलता है कि उनका बेटा मीन्स जो ये गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था वो, एंड कुछ अदर सातवाहन रूलर्स थे, उनको लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ कहा जाता था, ठीक है। तो आपको ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब अगर आप छोटे क्लास में हो तो भी, एंड यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी। अभी आ जाते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पे, द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। नाउ यू विल सी, सिल्क कहाँ पे सबसे पहले वो इन्वेंट हुआ था, इन्वेंट क्या, डिस्कवर हुआ था आप कह सकते हो, वो चाइना में, ठीक है। सिल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट था एट दैट टाइम, उस टाइम के लिए, फैब्रिक में से, क्योंकि एक होता है ना कि किसी के पास कुछ है नहीं, अचानक से बहुत ही बढ़िया चीज़ आ गई, तो अच्छा मैंने कर लिया डिस्कवर, तो वो जो कंट्री होता है ना, वो बिल्कुल सीना चौड़ा करके, अच्छा ये मैंने किया है तो मैं राजा हूँ इन द सेंस कि मतलब मैं थोड़ा सा महान हूँ, ठीक है। तो वो जो चाइना में ये डेवलप हुआ था। एंड उसके बाद आप देखो कि सिल्क बनता कैसे है। जो सिल्कवॉर्म होते हैं ना, तो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनके कोकून से बनता है ये, ठीक है। और आप देखोगे जब ये सिल्क आया ना चाइना में, जब डेवलप हुआ, तो इन लोगों ने एकदम टॉप सीक्रेट बना के रखा कि हम किसी को नहीं बताएंगे, हम बिल्कुल यही अपना सीक्रेट है, हम ही लोग इसको यूज़ करेंगे, वरना अगर हम दूसरों को बता देंगे तो हो सकता है वो हमसे ज़्यादा वो बुद्धिमान हो, तो वो हमसे ज़्यादा वो कमा लेगा पैसे, कुछ इस काइंड की उनकी थिंकिंग होती होगी उस टाइम पे। तो इन लोगों ने किसी को बताया नहीं, बट सून आप देखोगे कि अच्छा इन्होंने बताया तो नहीं, बट वो सिल्क चोरी चुपके से लेके जाते थे लोग। मैं दिखाती हूँ मैप में, जस्ट अ मिनट, ये लोग कहाँ लेके जाते थे लोग, वेट अ मिनट, यस, यू विल सी, ये जो तिब्बत वाला पार्ट दिख रहा है, इधर कहीं है आपका ये इधर कहीं है आपका चाइना, ठीक है। एंड ये लोग सिल्क रूट, मतलब इधर से पूरा ये लोग लेके जाया करते थे लोग, ऐसे कुछ ऐसे करके इधर ये लोग ट्रेड किया करते थे लोग। एंड इसी को, मतलब सिल्क रूट कोई नाम वाम नहीं था, ये लोग सिल्क लेके जाया करते थे लोग। एंड जब बाद में पता चला ना कि ये अच्छा इधर से सिल्क भी जा रहा है, तो इस वजह से जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, इसका नाम पड़ गया सिल्क रूट, ठीक है। तो आप देखोगे इंडिया में जब कुशान्स आएंगे ना, तो उनमें का एक रूलर रहता है, सून इन इंडिया ऑल्सो सिल्क ने मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सिल्क यहाँ से इधर भी यू कैन से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है वो हो सके। तो ये वाला कुछ सिस्टम था। सोचो चाइना वालों की थिंकिंग आज भी वैसी है, एट दैट टाइम भी वैसी ही थी, खैर वो एक अलग सी बात है। तो आप देखोगे ना कि जब वो सिल्क था, जब धीरे धीरे ईरान में लेके जाया जाने लगा एज अ गिफ्ट, या फिर वेस्ट एशिया में, तो वहाँ से धीरे धीरे यूरोप में गया, फिर यूरोप के बाद में इंडिया में भी आया। तो एट दैट टाइम के लोग जब सिल्क पहनते थे ना, तो वहाँ अपने आप को क्या ही समझते थे कि मैं राजा हूँ, मैं इतना अमीर हूँ वगैरह वगैरह। अभी समझते हो जब कुछ हुआ है नहीं, एक अच्छी चीज़ हो गई, वो किसी के पास आ गई, तो अपने आप को क्या ही समझेंगे वो लोग। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो इन योर इमेजिनरी वर्ल्ड। तो बेस्ट पार्ट ये था ना कि जो जब कुशान्स आए, तो उनका जो सबसे बेस्ट नोन रूलर था ना, वो सेंट्रल एशिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रूल कर रहे थे, उनके ना 2 सेंटर पावर बने, दो पावर सेंटर बने। एक था पेशावर एंड एक था मथुरा। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि मथुरा का सिग्निफिकेंस क्या था। सो आप देखोगे कि
कि मथुरा कितना बिजी प्लेस हुआ करता था एट दैट टाइम पे। एंड मैंने तक्षशिला के बारे में भी कुछ बताया था। तो जो कुषाण आएंगे ना, उनके 2 पावर सेंटर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पे होंगे। एक तो था पेशावर एंड एक था मथुरा। एंड तक्षशिला भी मतलब इस उनके किंगडम में था ही, ऐसा नहीं था कि तक्षशिला बाहर हो गया है, वो था। और आप देखोगे कि सिल्क वॉज शिफ्ट वेस्ट वॉर्ड टू रोमन एम्पायर। मतलब ये लोग रोमन एम्पायर, मैंने दिखाया था ना मैप में इधर, ये यू विल सी, ये लोग इधर से लेकर के रोमन एम्पायर पूरा ट्रेड करते थे लोग। फिर इंडिया में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई, मतलब एक राजा है, उन्होंने बोला कि यार इधर भी हम मतलब सिल्क को वो करेंगे, ठीक है, मीन्स यू कैन से आप वो लोग भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। और आप देखोगे कि जो ये कुषाण्स थे ना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वो सबसे पहले रूलर्स थे, बहुत ही एट दैट टाइम बहुत ही मतलब अपने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी। उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, यूज्ड बाय ट्रेडर अलॉन्ग विथ सिल्क रूट, ठीक है। एंड यू नो वन थिंग, जो उस टाइम पे सिल्क था ना, काफ़ी महंगा हुआ करता था। तो जो रिच पीपल हैं और जो क्वीन किंग्स वगैरह जो हुआ करते थे, या फिर जिनके पास पैसे ज़्यादा होते थे, तो वही लोग पहन के घूमते थे लोग। आपने कभी किसी सीरियल में देखा होगा, अकबर वगैरह भी, अकबर का तो मुझे पता नहीं खैर, बट हाँ जो कुछ जो ये शाही खानदान वाले थे ना, जब मेडिवल हिस्ट्री में आएंगे हम लोग आएंगे, तो भी एट दैट टाइम भी ये लोग सिल्क के कपड़े काफ़ी पहने हैं लोग। मतलब ऐसा मैंने टीवी में देखा, अब ऐसा रियल में था या नहीं पता नहीं, बिकॉज हिस्ट्री को कभी भी किसी मूवी से या फिर टीवी सीरियल से भी कनेक्ट करना, इस पता नहीं क्या ही मतलब, एक होता है अतिशयोक्ति अलंकार, तो वो लोग एकदम सब कुछ बढ़ा चढ़ा के शो करते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। बट येस, जो पावरफुल क्लासेस थी, जो रिच पीपल थे, वो लोग यूज़ किया करते थे सिल्क को अपने कपड़े में, ठीक है। तो वो लोग सिल्क के कपड़े पहना करते थे अपने आप को काफ़ी रिच दिखाने के लिए। और ऐसा नहीं था कि जब ये लोग सिल्क लेके जाते थे लोग, तो बीच में कोई लुटेरे वगैरह नहीं मिलते थे, बहुत सारे मिलते थे। तो वो लोग बोलते थे पहले पैसे तो फिर हम जाने देंगे, तो ये लोग पैसे देते थे लोग, फिर उसके बाद उनको आगे जाने दिया जाता था। एंड आप देखोगे, अभी देखो द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, मैंने पिछले क्लास के अंदर बताया था कि जो कुषाण रूलर था ना, और इवन कुषाण डायनेस्टी पूरी, जो बुद्धिज़्म की बहुत ही बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस थे। तो कुषाण का एक बहुत ही पॉपुलर किंग हुआ करता था कनिष्क, ठीक है। उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया था, जहाँ पे स्कॉलर्स मिलते थे एंड वहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स जो थे वो डिस्कस किया करते थे। एक अश्वघोष करके एक पोइट है जिन्होंने अश्वघोष करके एक पोइट है जिन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी है, द बुद्ध चरिता, वो उन्हीं के कोर्ट में रहा करते थे, ठीक है। और अश्वघोष और जो बाकी के सारे जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं ना, अब वो संस्कृत लिखना शुरू कर दिए थे। संस्कृत बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार लिखा इन्होंने संस्कृत। बट एक होता है ना कि एट दैट टाइम वाला संस्कृत अलग ही लेवल का था, मतलब वो किसी को पहचान में समझ में जल्दी नहीं आएगा। बट ये वाला संस्कृत कुछ डेवलप्ड फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद मैंने अश्वघोष के बारे में बता दिया। एंड उसके बाद में एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म आया, जिसको लोग महायान कहते थे, वो डेवलप हुआ। महायान का जो 2 डिस्टिंक्ट फीचर था, यू नो व्हाट वाज दैट। एक तो पहला कि जो बुद्धा का जो प्रेजेंस था ना, वो साइंस, मतलब पहले क्या होता था मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि कुछ कुछ साइंस दिखा करके, कुछ कुछ चिन्ह दिखा करके हम लोग वो लोग पता लगाते थे लोग कि हाँ ये बुद्धा यहाँ पे रहे होंगे। किसी किसी साइंस से पता चलता था, कोई पर्टिकुलर एकदम एविडेंसेस नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जब बुद्ध भगवान ने जब अपनी एनलाइटमेंट अटेन करी थी ना, तो उनका जो सिग्निफिकेंस है ना, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक स्कल्पचर के रूप में दिखाया गया है एज अ साइन, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, मतलब इस टाइम पीरियड के दौरान में क्या हो रहा है, प्रॉपर स्टैचू बन रहे हैं। एंड द सेकेंड वन इज बिलीफ ऑफ बोधिसत्वाज। बोधिसत्वाज क्या थे, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, ओके। ये लोग वो लोग थे ना जिन्होंने पहले ही एनलाइटमेंट अटेन कर ली थी। एंड ये लोग अब इन लोग को बिल्कुल एक आइसोलेशन में, एक यू कैन से शांति वाले एरिया में होता है ना, कि ये लोग जब एनलाइटमेंट अटेन करते हैं तो पूरे अपने नॉलेज को फैलाते हैं, नॉलेज एंड विजडम को फैलाते हैं, एक दूसरे के लिए बोलते हैं कि आप लोग ऐसा मत करो, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ वगैरह वगैरह, मतलब सब अच्छी अच्छी चीज़ें ये लोगों को बताते थे। तो ये वही लोग थे जो लोगों को घूम घूम के टीच किया करते थे, ओके। तो लेकिन जो ये बोधिसत्वास की जो ये वर्शिप थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई और पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना एंड बाद में कोरिया एंड जापान में भी फेमस हो गई। और जो बुद्धिज़्म है ना, वो वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में भी फैल गया एकदम अच्छे से। मतलब आप देखोगे कुषाण वाला जब टाइम पीरियड था ना, तो कितने कितने मतलब ज़्यादा, नॉट क्वांटिटी, यू कैन नॉट वो यूज़ द वर्ड हियर क्वांटिटी, बट येस, बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म, ओके। एंड आप देखोगे कि आगे जा कर के ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, बहुत सारे जगह पे ये जो बुद्धिज़्म वाली आइडियोलॉजी है ना, वो फैल गई। एंड यू विल सी
कुषाण के टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे केव्स बने, विहार्स बने। विहार्स क्या होता है मैंने बता दिया था, जहाँ पे मॉन्क्स एंड नन्स रहा करते थे। बहुत सारे केव्स बने बाय किंग्स एंड क्वींस, मतलब वो लोग नहीं बनाते थे लोग, वो लोग ऑर्डर इश्यू करते थे लोग कि आप जो उनके जो यू कैन से जो काम करने वाले जो लोग थे, यू कैन से स्लेव्स, वो लोग बनाया करते थे लोग। और जो रोड्स थे ना वो बहुत ही प्रॉस्परस पोर्ट जो कोस्ट पे रहा करते थे, वो सिटीज़ के साथ में कनेक्ट हुआ करते थे डेक्कन वाले रीजन में। मतलब काफ़ी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी थी जब बुद्धिज़्म कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे जब आगे यू कैन से ग्रो किया। तब उसके बाद आते हैं द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। नाउ व्हाट इज़ भक्ति? आई थिंक एक टॉपिक छूट गया हमारा। येस, द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। या ये क्या है, उस टाइम पे ना आप देखोगे इसके कंटेम्प्रेरी में जब बुद्धिज़्म जब स्प्रेड कर रहा था ना, एक केव का नाम बताओ जो कि महाराष्ट्र में एक केव है। आप बताओ कि उस केव का नाम क्या है। मैंने जो अभी बताया ना कि केव एंड विहार्स बने थे, तो महाराष्ट्र में जितने भी केव्स हैं ना, आप उनमें से कोई एक नाम बता दो, ठीक है, बहुत ही फेमस है। एंड अभी आप देखोगे द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, कहने का ये मतलब है ना कि उस टाइम पे पिलग्रिम्स की भी डेवलपमेंट होनी अच्छी खासी शुरू हो गई थी। तो एट दैट टाइम बहुत सी सारे चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे। इनका ये कहना था ना कि मतलब ये लोग बुद्धिज़्म को जानने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ के नाम दिए गए हैं, लाइक ये इन लोग के नाम भी अजीब अजीब हुआ करते थे, लाइक ज़ुआन ज़ैंग है, आई किंग है, एंड फिर उसके बाद एक और थे वो फाजियान है। यहाँ पे GA नहीं होगा, यहाँ पे F होगा। मैं बना देती हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे जो जी दिया हुआ है ना, यहाँ पे F है। फाजियान, ज़ुआनज़ैंग एंड आई शिंग किंग, जो भी आप पढ़ो इनको। तो इन्होंने बुद्धा से एसोसिएटेड जो जितनी भी प्लेसेस थी उन्होंने काफ़ी अच्छे से यू कैन से भ्रमण किया उसका। उसके बाद उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, एज वेल एज जो मोनास्ट्रीज थी ये लोग वहाँ पे भी रहे थे लोग। एंड आप देखोगे ना कि जब ये लोग जाएंगे, और इन लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी भी हैं इन पिलग्रिम्स के बारे में, जो उनके स्कल्पचर थे, जो उनकी स्टैचूज थी उनके बारे में। तो आप देखोगे ना कि जब ये लोग जाएंगे तो एक इनका ये जब ज़ुआनज़ैंग जब जाएगा ना, लैंड रूट से आया था, लैंड रूट के थ्रू ही चला गया। एंड जब ये ऐसा कहा जाता है कि जब ये गया ना तो ये अपने साथ में कुछ बुद्धा के स्टैचूज भी लेके गया, कुछ गोल्ड सिल्वर, कुछ सैंडलवुड जो एंड कुछ मैनुस्क्रिप्ट वगैरह थी। और वो पूरी लोडेड थी 20 घोड़ों पे, मतलब इतने चीज़ों के साथ में वो गया, ठीक है। और जो 50 मैनुस्क्रिप्ट है ना, वो कहा जाता है कि वो तो लॉस्ट हो गई जब इंडस रिवर वो क्रॉस कर रहा था ना उसके थ्रू। अभी सी ये कहा जाता है कि ये आया था लैंड रूट से, ठीक है। और फिर आपकी NCERT में लिखा है कि विच ही वॉज क्रॉसिंग, वेट अ मिनट, व्हेन द बोट ऑन विच ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस कैप्सीज्ड। तो आप देखोगे लैंड रूट से गया था। तो उसके बाद में इसके जो कुछ 50 मैनुस्क्रिप्ट्स वगैरह थे ना, वो जो इंडस वाला एरिया है ना, यहाँ पे रिवर का नाम नहीं दिया है मैंने, मुझे लगा कि यहाँ पे रिवर का नाम दिया है तो मैंने इस PPT में मेंशन नहीं किया है। तो जो इंडस वाला एरिया है ना, उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे इसके 50 मैनुस्क्रिप्ट मतलब यू कैन से गायब हो गए, या फिर कुछ भी जो भी होना था गायब हो गया, या फिर गलती से इसने गिरा दिए। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन तो नहीं है, तो यू कैन से ही लॉस्ट इट। उसके बाद में जितने भी इसके पास बचे कुछ मैनुस्क्रिप्ट थे ना, वो उसका लाइफ टाइम पूरा उस संस्कृत वाले मैनुस्क्रिप्ट को चाइनीज़ वाले मैनुस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने में अपनी लाइफ बिता दिया। उसके बाद से जो फाजियान आया था ना, जब वो अपनी जर्नी तय कर रहा था, ठीक है, तो ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो उसका जो शिप था ना, वो कहीं पे किसी नदी में शायद स्टॉर्म वगैरह आ गया। तो उसके बाद में उसके पास जितने भी मटेरियल्स थे वो सारा पानी में ही गिरा दिया। उसके बाद वो फिर चला गया। एंड ऐसे फिर नालंदा के बारे में भी ये ज़ुआनज़ैंग बताते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड अपना स्पेंड किए हैं, ये वहाँ पे गए भी थे। और फिर उसके बाद बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में भी ये रहे हैं। यहाँ पे हमको नालंदा के बारे में भी जानकारी मिलती है, खैर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सो अभी हम लोग अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति वो स्टार्ट करते हैं। मतलब पिलग्रिम्स में बस इतना है कि कुछ लोग आए थे, कुछ चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी कुछ जाना, कुछ बुक्स लिखे, कुछ अपने साथ लेकर के गए, बस इतना काफ़ी है जानने के लिए। अब वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जानना ज़रूरी है कि कौन से बुक कौन लेके गया, कौन आया था। तो वो व्हेन यू विल गो इन हायर क्लासेस, क्लास 11th की NCERT जब करवाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है, या फिर RS शर्मा जी की बुक से। नाउ द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक भगवान या फिर जितने भी भगवान को आप चाहे वो उनकी पूजा कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि लॉर्ड शिवा, विष्णु, गॉडेसेस सच एज दुर्गा, ओके। अब ये भक्ति का मतलब ये है ना कि यहाँ पे कोई भी इंसान पूजा कर सकता है, नो मैटर वो कौन सी क्लास का है, कौन सी मतलब कौन सी कास्ट का है, वुमेन है, मैन है, हर लोग जो कोई भी है ना वो भक्ति वाला पाथ अपना सकता है। तो एक बार आप देखोगे कि जो महाभारत है ना, भगवद गीता,
उसमें अर्जुन काफ़ी परेशान होते हैं, तो वो वसुदेव मतलब कृष्ण जी से बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो वो कहते हैं कि जो वसुदेव रहते हैं वो कहते हैं तुम टेंशन मतलब तुम मेरे पे भरोसा रखो। मीन्स आप यहाँ से समझ सकते हो कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जस्ट लाइक दैट आपको भी कर्म करना है, रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में भी मत सोचो, मन लगा के पढ़ाई करो। ओके, सो ये यहाँ पे भक्ति का कुछ ऐसा मतलब है ना कि कोई डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करने हैं, जो कोई भी है सब लोग पूजा वगैरह कर सकते हैं। एंड आपका जैसे मन हो, आपका जिस तरीके से मन हो, आप भक्ति को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पे कोई फोर्स वगैरह नहीं किया जाएगा, आपको जिसकी पूजा करनी है यू कैन डू। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ कुछ भक्ति के एविडेंसेस भी हमको मिले हैं। एंड उस टाइम पे एक पोयम है, मतलब एक भक्त रहता है एंड उसके थ्रू एक कंपोज किया हुआ पोयम है। सो वो आपके एनसीईआरटी छोटे से बॉक्स में दिया है, लेट मी रीड फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे एक पोयम का नाम है अपार, एक तमिल वर्ड है अपार, ठीक है। और वो एंड ये पोयम भी तमिल ही है, ठीक है। अपार जो होता है ना वो शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त होते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लिटरेचर में ये हमको बता रखा है कि जो हमारे जो रिच पीपल हैं, जो पावरफुल पीपल है ना, वो उतना एंटिटीज़ को पूछने में ना वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लाइक ठीक है जो भी है, हम मेरे पास तो पैसे आ रहे। एंड सी ये आज के टाइम पे भी होता है, जिसके पास सब कुछ होता है ना वो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो लाइक पूजा पाठ में बिलीव करते होंगे। एंड जिसके पास प्रॉब्लम होती है वो, ऐसा नहीं कि जिसके पास होता है वो बहुत ही कम करता है, बट ये जिसके पास नहीं होता ना वो कुछ एक्स्ट्रा कर लेता है, दैट बिलीव कि गॉड हो सकता है अब कुछ अच्छा हो जाए। सो यहाँ पे एक तमिल में पोयम कंपोज्ड है, एक अपार नाम का शायद इंसान है, किसी ने अपार एक इंसान का नाम है। एंड अपार वॉज अ वेलाला। वेलाला मैंने पिछले चैप्टर में मैंने बताया था शायद, and आप कमेंट करके बताओ कि वेलाल क्या हुआ करता था। आई थिंक लैंड ओनर था एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये था कुछ भक्ति का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। आई थिंक सो कि आपको ये भक्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। एंड आप देखोगे कि फिर जब अरब्स आते हैं तो उसके बाद मैंने बताया था कि जो वो इंडस वाला रीजन था ना, तो उनको वो कहने नहीं आता था। लाइक कुछ होता है ना कि वर्ड डिफ़िकल्ट होते हैं कहने में, तो उन उन लोग को इंडस वगैरह बोलते थे। एंड वहीं से वो टर्म हिंदू बन गया, ठीक है। वो लोग ना प्रॉपर्ली इंडस बोलते थे ना प्रॉपर्ली हिंदू बोलते थे, तो हम लोगों ने क्या किया ना, दोनों का मिक्सअप बना लिया, फिर वहीं से हमारा जो वर्ड है वो हिंदू वर्ड निकला। ओके, तो फ्रॉम द रिवर इंडस वी गॉट आवर वर्ड हिंदू। सो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, बस बाकी के 2 चैप्टर और बच के करवाने के लिए। एंड आप बताना कोई प्लेलिस्ट लगी कैसी, पढ़ाई कर लो यार, ठीक है। एंड बस 2 चैप्टर बचे हैं, वो भी जल्दी से ख़त्म करवा देते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।